गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। इसका ये कहाँ गया? लगता गया। ठीक है, बहुत अच्छा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए फिर, है ना, इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले सेशन में देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बार टोटल कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं? 13 में हम लोगों ने अभी तक कितना चैप्टर किया? सिर्फ 2, है ना। 5 मोर चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता। GS1, GS2, GS3 तीनों पेपर के पर्सपेक्टिव से पूरा इंपॉर्टेंस रखता है। इनफैक्ट अगर आप APSC दे रहे हो तो GS पेपर 5 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनियन बजट में आसाम के लिए क्या था। समझ में आ रही बात? ठीक है, लाइक दिस। तो वी आर गोइंग टू कवर दैट, है ना। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 से वी विल स्टार्ट। चैप्टर 3 क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर गेटिंग FDI राइट। तो बात हो रही है एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बात होगी, वी विल टॉक अबाउट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फर्स्ट थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम द इंपोर्ट एक्सपोर्ट वी विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू इंडिया, और इंडिया से भी जो लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में, बट हमें उससे मतलब नहीं है। अगर रिलायंस का एक और फैक्ट्री अफ्रीका में लगना है तो उससे हमें खास मतलब नहीं है। हमारे यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड इंडिया, हम लोग उसके बारे में कंसर्न रहेंगे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? FDI। तो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे FDI के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई यहाँ पे प्लांट लगा के जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? FDI, है ना। प्लांट मतलब अगर कोई यहाँ पे डायरेक्टली 10%, 20%, 50%, 100% स्टेक्स एक्वायर कर रहा है किसी कंपनी में, एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट कितना? 10%, तो उसको क्या बोलेंगे? FDI, फॉरेन का पैसा इन इंडिया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब बात करते हैं द इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 3 ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स। ट्रेड डायनामिक्स में देयर इज राइज इन ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। द अनसर्टेनिटी इज राइजिंग, है ना। एट द टाइम ऑफ कोविड द अनसर्टेनिटी हैड पीक। बिफोर कोविड इवन, this is COVID time, before COVID even the uncertainty has peaked in 1780। uncertainty peak क्यों किया था? because Trump became the president of USA for the first time, और USA के प्रेसिडेंट बन के ट्रंप ने क्या किया था? ट्रेड वॉर कर दिया था। ट्रेड वॉर मतलब चाइना और बाकी कंट्रीज में टैरिफ्स बहुत बढ़ा दिया था। तो वैसे में क्या बढ़ जाता है? अनसर्टेनिटी। समझ में आई बात? यहां भी क्या बढ़ रहा है अभी? अनसर्टेनिटी। ट्रंप भी आ चुके हैं, और भी फैक्टर्स हैं, वॉर्स एंड ऑल, ठीक है। रिबाउंड इन ग्लोबल ट्रेड। अब ऐसा बोला जा रहा है कि देखो, अगर क्वार्टर वाइज बात करें 2023 और 24 के कंपैरिजन में ट्रेड ज्यादा हुआ है, बट अनसर्टेनिटी भी बढ़ा है। वो ट्रेड जो ज्यादा हुआ है वो ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो क्या है? अनसर्टेन है। समझ में आ रही बात? ठीक है, मोमेंटरली लग रहा है ना। अब यहां पे बात हो रही है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंक्रीजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी। व्हाई ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज इंक्रीजिंग, ये बस मैं समझा देता हूं। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स इज कॉल्ड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड पॉइंट, जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मींस डिवाइड, टुकड़ा होना। पूरा वर्ल्ड एक यूनिट था, कहीं से कहीं भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन अब लोग वैसे ट्रेड नहीं कर रहे, है ना। कंट्रीज क्या चाह रही हैं कि सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज से ट्रेड करें। कैसे कंट्रीज से? फ्रेंडली कंट्रीज। दैट इज कॉल्ड फ्रेंड शोरिंग। उसको क्या बोला जाता है? फ्रेंड शोरिंग। या नियर बाई कंट्रीज से ट्रेड करें, है ना, उसको बोलते हैं नेबर शोरिंग। क्या बोलते हैं? नेबर शोरिंग या नियर शोरिंग, है ना। दैट मीन्स यू वांट टू डू ट्रेड विथ नियर बाई कंट्रीज। तो जो ग्लोबल पूरा वर्ल्ड कहीं से भी कहीं ट्रेड हो रहा है, वो क्या हो रहा है? फ्रेगमेंट हो रहा है। यू ओनली वांट ट्रेड बिटवीन योर फ्रेंड्स और नियर बाई कंट्रीज। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलेंगे? जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। रिकरेंट क्लाइमेट इवेंट्स ये होते रहता है, बिकॉज ऑफ दिस द अनसर्टेनिटी हैज इंक्रीज्ड। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिख दिया है ना। इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, नहीं भी देते तो यहां से समझ में आ रहा है क्यों अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है, बट स्टिल लिखने के लिए तुम्हारे पास पॉइंट चाहिए कि नहीं? मेंस में समझ तो एक बार लोगे, रिवीजन कहां से कर पाओगे जब तक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, impact on the political and economic stability. Great election year 2024 was great election year. Election in India, election in US, so many major countries had the election, है ना. Economic consequence,
This uncertainty in policy and political direction can negatively affect global growth as business and investor thrive in a stable and predictable environment. Business thrive in which kind of environment? Stable and predictable. If you are able to predict that for the next 5 years you are going to increase your business, है ना, nothing will happen, है ना. अगर मान लो कल के दिन बिहार में, है ना, सपोज द गवर्नमेंट चेंजेस इन बिहार, न्यू गवर्नमेंट कम्स एंड दे अलाउ की क्या होगा कि वापस से लिकर इज अलाउड इन बिहार, है ना. और सोचो कि नई गवर्नमेंट जो आई है वो अभी नीतीश कुमार थोड़ा सा हारे हैं, ज्यादा हारे नहीं है, तो गवर्नमेंट कैन अगेन चेंज. तो कोई लिकर लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि अगेन नीतीश कुमार कैन कम एंड अगेन बैन द लिकर इन बिहार. समझ में आ रही बात? तो सर्टिनिटी होगा तो बिजनेस थ्राइव करेगा, अदरवाइज नहीं थ्राइव करेगा, है ना. व्हाट इज द सिनेरियो इन द नॉर्थ ईस्ट प्रीवियसली? जब इंसर्जेंसीज हाई थी तो बिजनेसेस कम थे, क्योंकि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन कश्मीर, है ना, टेररिज्म एंड अनसर्टिनिटी. समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके. यही सब इंडिकेटर्स हैं. व्हाट इज द की इंडिकेटर्स यूज? क्या क्या इंडिकेटर यूज किया इकोनॉमिक सर्वे ने? इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिकेटर यूज किया है जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टिनिटी इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टिनिटी इंडेक्स. मेंस में कहीं कहीं लिखने के काम आएगा या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है. ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टिनिटी इंडेक्स. This index is calculated by taking a GDP weighted average of national economic policy uncertainty from 21 countries, है ना, जो भी G20 वाली कंट्रीज वगैरह हैं. ठीक है, तो इतना इनके डीप में जाना जरूरी नहीं है, इनका नाम जानना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स. मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखने में काम आएंगी. अच्छा, ट्रेड डायनेमिक्स में डिसरप्शन मैंने पहले दिन भी बताया था. रेड सी, सुएज कैनाल, है ना, और वो जो एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल द डेटा इज गिवन हियर, अप्रोक्सीमेटली 40% ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप पासेस थ्रू रेड सी रीजन. विच रीजन? रेड सी. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, द स्ट्रेट चैनल्स 21% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन लीडिंग टू इंक्रीज एनर्जी प्राइसेस. अब ये दोनों मैं आपको मैप में दिखाता हूं एक बार के लिए. देखो, 3 जगह है ना, 3 जगह है. फर्स्ट इज दिस इज मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद उधर क्या आएगा? यूरोप का, यूके आएगा. ये ऊपर क्या है? यूरोप है ना. थ्रू रेड सी क्या होता है? बिजनेस होता है, ट्रेड होता है. यहाँ यमन में कौन से रिवेल है? हौथी रिवेल्स. समझ में आई बात? तो रेड सी की वजह से यहां से जो ट्रेड हो रहा है वो क्या हो गया है? कम हो गया है. समझ में आई बात? है ना. सुएज कैनाल एंड रेड सी. इसके बाद आगे चलते हैं, है ना. यूएस और साउथ अमेरिका की बात करते हैं. यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये क्या है? मिडिल अमेरिका से या सेंट्रल अमेरिका. सेंट्रल अमेरिका के बीच में क्या है? पनामा कैनाल. समझ में आई बात? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज पनामा कैनाल इज ड्राइंग. इफ द कैनाल इज ड्राइंग द शिप्स कैन नॉट नेविगेट फ्रॉम दैट कैनाल. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इंपैक्ट पड़ रहा है, और ये ऐसे मैप बनाना आपको सीखना पड़ेगा, है ना. पनामा कैनाल का लोकेशन और ये सब चीजें फिर आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या हो जाएंगी? इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. अब गल्फ ऑफ हॉर्मुज देखो कहां पे है? ईरान. दिस इज ईरान. ये क्या है? ओमान. ये यूएई. ओमान के नीचे इधर साइड में क्या था? फिर इधर क्या था? यमन था. कौन सा कंट्री था? यमन. ये यमन हमने पढ़ा ना. ये क्या है? यमन. ये क्या है? बोलो. यमन के बाद क्या है? ओमान. यहां पे क्या है? ये दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना. यहां पे एक बड़ा ओशियन या ओशियन इज सी, और इधर इंडियन ओशियन को कौन कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है ना. ईरान में इसको क्या बोलते हैं? पर्सियन गल्फ. क्या बोलते हैं? तो ये है पर्सिया. पर्सिया, द न्यू नेम ऑफ पर्सिया इज ईरान, द ओल्ड नेम इज पर्सिया. तो वहां से जो लोग यहां आए थे वो पारसी. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां बहुत सारा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है और वहां से ट्रेड होता है. समझ में आ रही बात? तो यहां वो भी ट्रेड वगैरह प्रॉब्लम में चल रहा है. तो यही चीज है मुझे यहां से बताना था कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअली. रेड सी, हॉर्मुज स्ट्रेट, है ना, और पनामा कैनाल ट्राउट, ये तीनों एरिया जो है जो ट्रेड के लिए बहुत फेमस है, वहां क्या क्रिएट हो रहा है? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो आपको एरिया भी पता है, ज्योग्राफी नाउ कितना % ट्रेड हो रहा है वो भी पता है,
कितना परसेंट कहां काम आएगा, मेंस में लिखने के काम आएगा। एरियाज कहां पता काम आएगा, प्रीलिम्स में काम आएगा। समझ में आ रही बात? Border trade consequence. Uncertainty created by this disruption has led to slowdown in international trade, rise in protectionist trade. What is protectionist trade policies? एक कंट्री अपने कंट्रीज के अंदर के जो भी बिजनेसेस हैं उनको क्या करना चाह रही है, प्रोटेक्ट करना चाह रही है। दैट मीन्स दे हैव इंक्रीज द टैरिफ फॉर द अदर कंट्रीज। दैट मीन्स दे हैव इंक्रीज द टैरिफ एंड ऑल्सो नॉन टैरिफ बैरियर्स फॉर अदर कंट्रीज। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। एक होता है कोटा, कि इस कंट्री से या किसी भी कंट्री से मैक्सिमम हम 1 बिलियन का ही ट्रेड करेंगे, तो दैट इज कोटा, है ना। उससे ज्यादा का ट्रेड नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। उसके अलावा सैनिटरी मेजर्स, फाइटो सैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी मतलब सफाई वाले मेजर्स। फाइटो सैनिटरी यूज होता है एग्रीकल्चरल गुड्स या क्रॉप्स वाले प्रोडक्ट में, क्या यूज होता है, फाइटो सैनिटरी। ये नहीं तुम्हारा आम जो है सड़ा हुआ लग रहा है, योर फ्रूट्स जो है जो आपने भेजा है वो क्या लग रहा है, डर्टी लग रहा है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे मेजर्स लगाना शुरू हो जाते हैं। प्रोसीडरल डिलेज करने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा आप पोर्ट पे आ गया, ठीक है, 1 हफ्ता टाइम लगेगा, फिर पोर्ट से बाहर जाएगा, है ना। अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, पेपर वर्क, 1 हफ्ते में सामान आपका खराब हो रहा है, डिले हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर एक कंट्री इंपोर्ट नहीं करेगी, दूसरी कंट्री भी नहीं करेगी, तीसरी कंट्री भी नहीं कर पा रही होगी, तो जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैल्यू चेन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उसको क्या बोलते हैं, कौन सा पॉलिसी, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, है ना। दूसरी कंट्री पे या तो टैरिफ बढ़ा दो या नॉन टैरिफ मेजर्स बढ़ा दो, जबरदस्ती का डिले करो। समझ में आई बात? प्रोसीजरल पेपर वर्क बढ़ा दो, ठीक है ना। फाइटो सैनिटरी मेजर्स बता दो। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, व्हाट यूरोपियन यूनियन हैज डन। यूरोपियन यूनियन बोलती है कि देखो हमारे यहां ये स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, अब दिस स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टेक्नोलॉजी जहां से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज ऑलमोस्ट 0, है ना। तो ऑब्वियसली द टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर एंड ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने में फिर बहुत कॉस्ट आया होगा, तो इस स्टील का कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। सपोज मान लो 100 रुपीज का है ये स्टील उनके हिसाब से जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, और जो इंडिया स्टील प्रोड्यूस कर रहा है वो 50 रुपीज में पहुंच जा रहा है, कहां पे, यूरोपियन यूनियन में। तो यूरोपियन यूनियन क्या बोल रहा है कि तुमने जो स्टील प्रोड्यूस किया है इंडिया में, उसमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है। क्या एमिट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बात है, हमारे यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं हुआ, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है उसके हिसाब से हम तुम पे क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट जो 50 वहां पहुंचता, उन्होंने 50 का टैरिफ और लगा दिया। समझ में आई बात? अब वही क्या हो गया 100 का, तो मतलब अगर वो वहां बिकेगा तो 50 डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा उनके, और 50 जो हमारे एक्सपोर्टर्स के पास आना है उस हिसाब से आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे ऐसे बैरियर क्या हो जाएंगे, टैरिफ ही लग रहा है एक तरह से, बट नॉन टैरिफ बैरियर बोल के भी लग जाता है। कुछ समझ में आया? तो उससे क्या होता है, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी में राइज होता है ना। इसमें आईआर और इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड है। क्या इंटीग्रेटेड है, आईआर एंड इकोनॉमिक्स। शिफ्ट इन ग्लोबल सप्लाई चेन, सप्लाई चेन शिफ्ट होगा। अगर मान लो वर्ल्ड में, दिस इज द वर्ल्ड, है ना, ज्योग्राफी वाले तो है नहीं कि हमें मैप लाने के, वो ग्लोब लाने की जरूरत है। दिस इज द वर्ल्ड, है ना, एंड द प्रोडक्शन ऑफ चिप ग्लोबली इज टेकन प्लेस यहां पे किसी एक कंट्री में, वहीं से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, बट बाकी कंट्रीज ने क्या किया, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी बढ़ा लिया कि नहीं हम उतना दूर ट्रेड नहीं करेंगे, वी वांट ट्रेड इन द नियर बाई और द फ्रेंडली कंट्रीज। तो अलग अलग जगह पे सप्लाई चेन, अलग अलग नेटवर्क बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट्स इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। पनामा कनाल के बारे में बता दिया ना, वहां वो सूखा पड़ रहा है, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, यू कैन रीड, नथिंग मोर टू से अबाउट द पनामा कनाल। और वैसे ही सुएज कनाल वगैरह तो पता ही है आपको, है ना। यहाँ पे डेटाज इंपॉर्टेंट है, नथिंग मोर। डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है मेंस में लिखने के लिए, अदरवाइज द होल कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रीलिम्स एंड ऑल्सो इन मेंस। डेटाज ओनली फॉर मेंस, डेटाज इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड इन द प्रीलिम्स। ठीक है, कभी कभी वो डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन भी देते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑल्सो वी हैव एक्सप्लेन्ड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज is a channel linking the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the Arabian Sea, है ना। This is Persian Gulf, this is Gulf of Oman and this is
अरेबियन सी। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। स्ट्रेट कितना वाइड है ये सब इतना जरूरत नहीं होता है। इट कंटेन्स द आइलैंड ऑफ किशम, हॉर्मुज एंड हैंगम। कई बार मान लो प्रीलिम्स में आई है, ठीक है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट्स, मतलब अगर यहां चोक हो जाए तो यहां से ऑयल बाहर नहीं जाएगा। कुवैत, इराक, ईरान, बहरीन, कतर, सो मेनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ऑयल इधर ही प्रोड्यूस होता होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ। फिर रेड सी आ गया, दिस इज द रेड सी। रेड सी के बारे में तो हमने बहुत डिस्कस किया, बार बार डिस्कस करते हैं, है ना। यहाँ पे जिबौती आता है। फिर ये जो स्ट्रेट है इसको क्या बोलते हैं? बाब अल मांडेव। क्या बोलते हैं? बाब अल मांडेव, ठीक है। यहाँ पे सुएज कनाल। तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी टॉक अबाउट सो मच अबाउट द रेड सी। यहाँ हौथी रिवेल जो पार्ट 1 में भी हमने काफी डिस्कस किया है, ठीक है। रेड सी के बारे में और डिटेल्स हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और साथ में आपको इसलिए मैंने दे दिया है। तो अभी कंट्रीज क्या करना चाह रही हैं? फ्रेंड शोरिंग। और क्या करना चाह रही हैं? नियर शोरिंग। समझा दिया ना, ठीक है। वही सारी चीजें। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बात है? फ्रेंड शोरिंग इंडेक्स। तो इन द रिसेंट ईयर, देखो दिस इज 2022 एंड वी आर सिटिंग इन 2024-23। तो 2022 में सब कुछ ठीक था। 2023 में द येलो इज फ्रेंड शोरिंग इंडेक्स स्टार्टेड राइजिंग। मतलब 2023 में अब ट्रेड किसके बीच ज्यादा हो रहा है? तो फ्रेंडली कंट्रीज के बीच ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रही बात, है ना। ये ब्लू वाला क्या है? ट्रेड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन समझते हो ना, कि कुछ ही कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, बाकी कंट्री से नहीं कर रहे हैं। एक ही दुकान से सामान ले रहे हो आप, हर जगह डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे। तो ट्रेड कंसंट्रेशन इंडेक्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, है ना। ये एग्जाम में लिखने के नहीं है, बट इकोनॉमिक सर्वे इज फुल ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स समझाते हैं, और फ्यूचर में भी आपको आईएएस बन के ग्राफ ही समझना है, खुद से ही समझना है ना। तो उसका आदत तो लगना चाहिए, ग्राफ कैसे समझ रहे हैं हम लोग। हाउ वी आर एनालाइजिंग द डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल। कैसे? डेटा से गाड़ी चलेगी क्या? नहीं, वी विल एनालाइज द डेटा एंड यूज इट। समझ में आई बात? तो डेटा ही तो एनालाइज कर रहे हैं, इसको कहीं एग्जाम में यूज करना है नहीं। बस देखो कि फ्रेंड शोरिंग बढ़ रहा है, करना चाहो तो कर भी सकते हो। ग्राफ बना दिया, इकोनॉमिक सर्वे, दिस इज द ट्रेंड, खत्म बात। एग्जैक्टली ऐसे ही बनना चाहिए और ये सारा वैल्यूज याद रहना चाहिए, इज नॉट मैंडेटरी। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर गेटिंग एफडीआई राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फ्री ट्रेड का प्रमोशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा हुआ है। फ्री ट्रेड मीन्स सम कंट्रीज ज्वाइनिंग और नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर ट्रेड हो रहा है तो बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगे, बहुत सारे गुड्स जीरो टैरिफ पे ट्रेड हो। कैसे ट्रेड हो? जीरो टैरिफ पे ट्रेड हो, उसको क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। सीबीएम एंड यूडीआर, ये क्या है? सीबीएम है ना, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। किसका? यूरोपियन यूनियन का, जो करंट अफेयर्स में भी पहले पढ़ाया था, याद आ रहा है ना। अभी समझा रहा था मैंने स्टील से, यही समझा रहा था कि यूरोप में कुछ स्टील बन रहा है, जो स्टील बनने में ऑलमोस्ट नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, और हमारे स्टील में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ। तो यूरोप क्या बोलेगा कि इंडिया वाले स्टील के इंपोर्ट पे हम लोग क्या लगाएंगे? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। समझ में आई बात? दैट मीन्स द हायर टैरिफ ऑन द दोज काइंड ऑफ स्टील, बिकॉज जिसके वजह से क्या निकला है? बहुत ज्यादा कार्बन निकला है। समझ में आ रही बात? तो ये है सीबीएम। तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली काफी चांसेस है कि सीबीएम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। बहुत हॉट न्यूज है। यूडीआर, द ईयू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, डिफॉरेस्टेशन seeks to minimize deforestation and forest degradation by regulating the import and export of product that might contribute to these issue. अब यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है कि उनके यहाँ जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यू अंडरस्टैंड डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ, फिलिंग ऑफ ट्रीज, तो वो उनको लग रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेक करना है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट पे क्या बढ़ा देते हैं? ड्यूटी बढ़ा देते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं इसके नाम पे, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तुम अपना पेड़ काट के कहीं बेच रहे हो ना, तो वो मत करो। बट ऐसे इन सब ये लोग लगा देते हैं। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये पूछा जाए? तो इंडिया जो है बहुत सारा, है ना, द सीबीएम एंड यूडीआर आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट
USD 9.5 billion of Indian export to EU. 9.5 billion dollar is huge. 10 billion dollar is huge, which amounts to 9% of India's export to the world और 12.9% of India's export to the EU. समझ में आई बात? इतना ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है. इट्स नॉट कि आएगा ही आएगा, आ सकता है. ठीक है, ये मेंस में लिखने के लिए जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए इतना जरूरी नहीं है. अब देखो, इस चैप्टर में पूरा एक टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात किया गया है. किसके बारे में? टेक्सटाइल सेक्टर. तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मैं कलम उठा लेता हूं. अच्छा, कलम उठा लो. द रीजन वाई वी डिड नॉट कवर द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे. जब मैं चैप्टर 3 पढ़ने लगा तो मैं रुक गया कि चैप्टर 3 इज ह्यूज. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली आ सकती हैं हर अलग अलग पेपर में, है ना. तो उसके बाद से रुक गया, इसलिए 2 चैप्टर कर दिया. फिर थर्ड फोर्थ वगैरह आज कर रहे हैं. थर्ड में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन में इतना नहीं लगेगा. टेक्सटाइल सेक्टर. टेक्सटाइल क्या है? कपड़ा, है ना. ठीक है, तो इंडिया में टेक्सटाइल रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है? कॉटन है कि नहीं है? ठीक है. अच्छा, इनिशियली 50 ईयर्स अगो जो भी कपड़े लोग पहनते थे, मैक्सिमम किसके पहनते थे? कॉटन के. क्या अब सब कॉटन का पहनते हो? नहीं, है ना. मैन मेड फैब्रिक्स हैज ग्रोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन. योगा पैंट, जिम पैंट्स, है ना, दैट स्वेट पैंट, 50 चीजें, वो क्या सिंथेटिक फाइबर की बनती है कि नहीं बनती है? कैसी बनती है? सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर. तो इनिशियली कॉटन का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा था और अभी कॉटन का प्रोपोर्शन क्या हो गया है? कम हो गया है. ठीक है, बट स्टिल कॉटन का काफी डिमांड हो रहता है ना, टेक्सटाइल में और बाकी चीजों में. बट जब कॉटन की बात आती है, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर कॉटन. समझ में आई बात? कॉटन वाज वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर व्हाई ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया. और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉटन में हम ही लीडर नहीं है. लीडर कौन है? चाइना इज द लीडर. लीडर कौन है? बांग्लादेश इज द लीडर. लीडर कौन है? वियतनाम इज द लीडर. हम इनके पीछे चल रहे हैं. व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड China, Bangladesh और Vietnam in terms of even cotton? Forget about the textile. The whole textile sector is bigger. Cotton is just a part of it. समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जब भी एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आए, जीएस पेपर 1 में आपको पढ़ना है इंडस्ट्रीज के बारे में. इन द जीएस पेपर 1 यू हैव टू स्टडी अबाउट सो मेनी इंडस्ट्रीज. ज्योग्राफी है ना, तो इसमें ज्योग्राफी इन्वॉल्व है ना. इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. कॉटन सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है? वेयर द कॉटन इज प्रोड्यूस्ड. सबसे ज्यादा इंडिया में कहां प्रोड्यूस हो रहा होता है ना? बोलो. महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट महाराष्ट्र में काफी प्रोड्यूस होता है. साउथ में सबसे ज्यादा गुजरात में प्रोड्यूस होता है कॉटन. सबसे ज्यादा गुजरात. महाराष्ट्र में भी काफी प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट सेकंड यही लोग रहते हैं. तो महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, दीज आर एरियाज वेयर कॉटन इज प्रोड्यूस बहुत ज्यादा. ठीक है, अच्छा, कॉटन प्रोड्यूस हो गया. अब कॉटन से क्या करोगे? कॉटन इज प्रोड्यूस्ड. कॉटन प्रोड्यूस होने के बाद क्या करोगे? कॉटन प्रोडक्शन के बाद क्या करोगे? कॉटन का यार्न बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे. वेयर कॉटन यार्न इज मेड इन तमिलनाडु. नाउ द होल थिंग इज कमिंग टू तमिलनाडु फॉर मेकिंग द कॉटन यार्न. समझ में आई बात? अगेन आप कपड़ा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्या बनाओगे? कपड़ा. अगेन इट इज गोइंग बैक टू महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद, है ना, मुंबई एंड अहमदाबाद. क्या करने के लिए? कपड़ा बनाने के लिए. तो कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन सिस्टम. दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, बोलो, वैल्यू चेन सिस्टम. इतना कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन सिस्टम रखेंगे तो टाइम का डिले भी बहुत होगा और हम कंपीट कैसे करेंगे दूसरे से? उनका तो खर्चा कम आ रहा है, हमारा खर्चा तो ज्यादा आ रहा है उसी चीज को प्रोड्यूस करने में. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विद द कंट्रीज लाइक चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम व्हेन इट कम्स टू कॉटन. दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन, नॉट द कंप्लीट रीजन, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन व्हाई वी आर लैगिंग. समझ में आ रही बात? तो एग्जाम में ऐसे ही बना देना है कि यहां से कॉटन गया, यहां से यार्न बना, यहां से यार्न गया. समझ में आ रही बात? अगेन यहां दिखा दो ना कहां जा रहा है. अहमदाबाद सिटी दिखा दो, मुंबई दिखा दो. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आते हैं. इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर हैज बीन अ मैटर ऑफ प्राइड एंड स्ट्रेंथ टू द नेशन फॉर सेंचुरीज. बहुत सारा चीज लिख दिया आपने. टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स 2.3% ऑफ जीडीपी. कितना? 2.3, है ना. 13% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड 12% टू द
एक्सपोर्ट। आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है इंडिया में वो क्या है? टेक्सटाइल। आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा द एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कौन है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फॉर इंडिया मेजर इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर। फॉर इंडियाज मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कैटेगरी दैट इज अपैरल। अपैरल मतलब कपड़ा, टेक्सटाइल में तो सब आ जाएगा, टेक्सटाइल में तो दरी भी आ जाएगा, कालीन भैया, कालीन, ठीक है। द कंट्री इंजॉयड अ मार्केट शेयर ऑफ 2.8% ग्लोबली इन 2023। हमारे पास मार्केट कितना है बोलो? 2.8। चाइना के पास कितना है बोलो? बांग्लादेश के पास कितना है? हमारे पास कितना है? 2.8। जबकि एग्रीकल्चर के पास सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं इसमें, तब भी 2.8। एंड वियतनाम के पास कितना है? ठीक है, दिस डेटा इज गोइंग टू बी यूज ह्यूमंगसली इन मेंस। अगर क्वेश्चन आता है इस पे तो आ रही बात समझ में? ठीक है, आई एम होपिंग कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेंस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। प्रीलिम्स में भी काफी चांसेस रहेंगे कि कौन से नंबर पे आता है, क्या आता है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल ग्लोबली। ये सब क्या है? ओवरव्यू। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर, नथिंग मोर। कॉस्ट दैट चिप अवे द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रोथ। क्या क्या कॉस्ट ज्यादा लगता है ना? विच इज, अच्छा, कॉटन प्रोडक्शन विच इज स्प्रेड अक्रॉस गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भी है। Fresh produce of cotton then travels down to Tamil Nadu where cotton yarn are produced. The yarn then travel to parts of Maharashtra and Gujarat before being weaved into cotton fabric. A lack of localization, जहां से कॉटन बने और वहीं कपड़ा बन जाए, ऐसा नहीं है। And complexity of value chain in turn result the higher cost relative to the global competitors. आ रही बात समझ में? यही तो समझा रहा था मैं, ठीक है। अब देखो, है ना, दिस इज 1960 और अभी क्या चल रहा है? 2024। तब टेक्सटाइल का यूज इतना ही था, है ना। गांधी जी तो धोती में काट लेते थे, ठीक है। नाउ द टेक्सटाइल यूज हैज ग्रोन। तो अब देखो, पहले ये जो हल्का नीचे वाला बैगनी कलर है थोड़ा सा, ये वाला, ये क्या है? कॉटन है। कॉटन ऑब्वियसली बड़ा है बट बहुत कम बड़ा है, बट जो ऑलमोस्ट जीरो था मैन मेड फैब्रिक, वो ह्यूमंगसली बड़ा है। समझ में आ रही बात, है ना। ऑल योर योगा पैंट्स एंड एवरीथिंग, है ना, एक्टिव वेयर, दैट इज, है ना, योर एयरपोर्ट लुक, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय दैट मैन मेड फैब्रिक। समझ में आई बात? तो इसमें हम कहाँ हैं? इसमें भी हम नहीं हैं कहीं, ठीक है। अच्छा, कॉटन का परसेंटेज ऑलमोस्ट कितना था 1960 में? 70%। अभी डिक्लाइन हो गया, कितना हो गया है? 22। परसेंटेज घटा है, यूज तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि लोग बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो परसेंटेज घटा है, यूज बढ़ा है। यस, उल से कोई मतलब ही नहीं है, उल के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा तुमको, है ना। उल का भी बहुत ज्यादा परसेंटेज तो घटेगा ही उल का, क्योंकि पहले लोग सर्दियों के लिए सिर्फ वुल यूज करता था, अब सर्दियों के लिए मैन मेड फैब्रिक, जो भी जैकेट ऐसा पॉलिस्टर वाले हैं, प्लास्टिक वाले हैं। समझ में आ रही बात? परसेंटेज तो घटेगा ही, ठीक है। चेंजिंग ट्रेंड इन ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग ट्रेंड। हम लोग को किस पे शिफ्ट होना होगा? मैन मेड फाइबर पे। समझ में आ गई बात, है ना। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल मैन मेड फाइबर प्रोडक्शन इज करेंटली 9.2%। मैन मेड फाइबर में ऑलमोस्ट 10% हम लोग लेके चल रहे हैं, बहुत खराब नहीं कर रहे हैं। मैन मेड फाइबर में हम वियतनाम, चाइना और ताइवान को क्या कर सकते हैं? कैच कर सकते हैं, ठीक बात है। किसमें? मैन मेड फाइबर में। इसके लिए अब आगे बताया जाएगा कि क्या क्या काम करना है। गवर्नमेंट ने उसके लिए लॉन्च किया था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल दैट इज यूज्ड इन कार की सीट, लेदर रिपोर्ट से, और ये सब सारी चीजें, है ना। टेक्सटाइल जो नीचे बिछाई जाती है, टेक्सटाइल, है ना, जो मेडिकल्स में बहुत सारा यूज होता है ना, जो भी हैंडी प्लास्ट और बहुत सारा चीज। समझ में आ रही बात, है ना। तो बहुत सारा बैग वैग बनता है, तंबू वंबू, टेंट वेंट बन रहा है, दैट इज ऑल टेक्निकल टेक्सटाइल। फिशिंग गियर बन रहा है, वो भी क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल। तो इन टेक्निकल टेक्सटाइल गवर्नमेंट हैज लॉन्च नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। एज ऑफ 2024 168 रिसर्च प्रोजेक्ट वेयर अप्रूव्ड अंडर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है। और प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्रा पढ़ाया ना, पीएम मित्रा पार्क, इसमें कितने साइट्स हैं? टोटल 7 साइट्स। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात, ठीक है। बस यही सब चीजें हैं और कुछ का खास नहीं है।
ये FTAs वगैरह तो समझते ही हो, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कि टेक्सटाइल बना लिया, अब बेचेंगे किसको? चलो तुम्हारे साथ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर देते हैं कि अब हमारा टेक्सटाइल तुम्हारी कंट्री में जा रहा है तो टैरिफ नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो बेस्ड ऑन द क्वालिटी इट विल बी परचेज बाय द पीपल, क्योंकि कॉस्ट कम रहेगा। समझ में आई बात? बिकॉज टैरिफ इज ऑलमोस्ट निल। आ रही बात समझ में? इंडिया से ज्यादा सस्ता वहां मिलेगा, क्योंकि इंडिया में तो गवर्नमेंट लेगी ना जीएसटी, लेकिन एक्सपोर्ट में आइटम पे नहीं लेती है कि नहीं एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, प्रमोट द एक्सपोर्ट। कई बार रिमिशन और कर देती कि चलो ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये सब सारा चीज इसी से रिलेटेड है। रिसेंट स्कीम्स वगैरह ही हम लोग बात कर रहे थे। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्डाइज इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो एड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इन responding better to changing ESG requirement in the industry. To help the cost competitiveness, the government approved the continuation of a scheme of rebate of state and central taxes. तो स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस पे रिबेट मिलता था, गवर्नमेंट उस स्कीम को और ज्यादा कंटिन्यू कर रही है। कब तक कंटिन्यू करेगी? 2026 तक। तो ये सब स्कीम्स चल रहा है। ये भी क्या है? स्कीम्स है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है तो हाईलाइट कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के टाइम पे काम आएगा, ये प्रीलिम्स के टाइम पे भी आएगा। ठीक बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया? डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स हब्स का डेवलपमेंट। लॉजिस्टिक्स हब मतलब जहां पे स्टोरेज हो सकता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, सारा फैसिलिटी प्रोवाइड होगा, उसको क्या बोलेंगे? लॉजिस्टिक्स हब। पॉलिसी रिफॉर्म दैट लेड टू एन इंप्रूवमेंट इन सप्लाई चेन एफिशिएंसी, सप्लाई चेन और एफिशिएंट रहे। पॉलिसी रिफॉर्म, डिजिटाइजेशन वगैरह, पेपरलेस वर्क है ना, तो उसको उससे काम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेपरलेस ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जैसे किसी का प्रोड्यूस जो है एक्सपोर्ट हो गया, तो एक्सपोर्ट हो गया तो उसको क्या इशू हो जाएगा? EBRC सर्टिफिकेट। अब वो गवर्नमेंट को दिखा सकता है कि नाउ आई हैव एक्सपोर्टेड दिस मच ऑफ प्रोडक्ट। तो अब एक्सपोर्ट कर दिया तो गवर्नमेंट उसको क्या देगी? जो भी स्कीम्स है ये स्कीम के तहत क्या देगी? रिमिशन एंड रिवेट ऑफ ड्यूटीज वगैरह, जो ड्यूटीज उसने पे किया होगा टैक्सेस, उस पर क्या मिल जाएगा? रिमिशन और रिवेट मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? EBRC सर्टिफिकेट यूज करके। लॉन्च ऑफ ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, है ना, गूगल करोगे ई प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, ट्रेड कनेक्ट देखोगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट और कहां कहां वर्ल्ड में बिक सकता है। समझ में आई बात? तो देख पाओगे, फिर वहां बेच भी पाओगे। और लॉन्च ऑफ DGFT ट्रेड फैसिलिटेटेड मोबाइल ऐप। तो ये सब क्या है? ये तुम ई गवर्नेंस जब पढ़ोगे वहां भी यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रही बात? तो ये सब प्री के लिए जरूरी, मेंस के लिए ज्यादा जरूरी है, प्री के लिए कुछ खास नहीं। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी क्या है ना, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक हब, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूव सप्लाई चेन एफिशिएंटली। पेपरलेस EBRC, BRC क्या है? डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाइज दैट एन एक्सपोर्टर हैज रिसीव्ड पेमेंट फॉर देयर गुड्स, इट इज अ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट विच हेल्प्स एक्सपोर्टर रिसीव गवर्नमेंट इंसेंटिव। समझ में आ गई बात? ठीक है। और भी है DGFT ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म, जो मैंने समझा दिया वही सब है ना, उसके डिटेल में टेंशन लेके नहीं जाना। अब आगे आते हैं ट्रेंड इन करंट अकाउंट। लास्ट टाइम वी टॉक अबाउट करंट अकाउंट। वट एवर वी आर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग, डे बाय डे जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सब किस में जा रहा है? करंट अकाउंट में, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, या कोई रेमिटेंस भेज रहा है, तुम्हारा दोस्त US से तुमको पैसा भेज रहा है, वो सब किस में जा रहा है? करंट अकाउंट में जा रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। तो करंट अकाउंट में हमने बात किया था ना कि सर्विसेज में हम ज्यादा पैसा कमाते हैं, मर्चेंडाइज में गंवाते हैं। तो ये है 21 फाइनेंशियल ईयर 21। फाइनेंशियल ईयर 21 में क्वार्टर 1 में वी वेयर पॉजिटिव, क्वार्टर 2 में वी वेयर पॉजिटिव, क्वार्टर 3 से वी वेयर निगेटिव, लगातार निगेटिव ही है। फाइनेंशियल ईयर 21 कोविड वाला ईयर था कि नहीं था? है ना। उसके पहले भी हम लोग हमेशा निगेटिव, ठीक है। तो उसके बाद गाना बन गया कि फाइनेंस जैसे ही कोविड आया हम लोग पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हम इंपोर्ट करना कम कर दिए। तो करंट अकाउंट में जो डेफिसिट था वो क्या हो गया? कम हो गया, प्लस में चला गया। सर्विस तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के ऐप बना रहे हैं US का, लेकिन वहां से सामान मंगा रहे थे वो नहीं मंगा रहे। समझ में आई बात? तो हम किस में चले गए? करंट अकाउंट सरप्लस में चले गए, है ना। तो गाना बन गया। ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में, ठीक है, कि लास्ट 15-17 ईयर में वी बिकेम द पॉजिटिव इन करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोविड टाइम। फिर हम वापस से किस में है? निगेटिव में ही है।
बीच में बहुत ज्यादा नेगेटिव में भी गए थे, अभी ठीक ठाक है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो डेफिसिट को कम करना है। डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेटेड मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, आपने अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन का स्टेटस, ये सारा कुछ उसमें मिलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब यही सब है और कुछ खास है नहीं। एफडीआई ट्रेंड्स इन इंडिया। द सर्विस सेक्टर रिमेन्स द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एफडीआई किसको मिलता है, तो सर्विस सेक्टर को मिलता है। आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस। समझ में आई बात? है ना, ऐसा नहीं कि मशीनरी वशीनरी इनको उतना नहीं मिलता। एफडीआई ट्रेंड्स। एफडीआई into India has recently been scrutinized due to concern about declining inflows। अच्छा, एफडीआई बहुत ज्यादा पैसा में आ रहा है इंडिया में। सपोज इफ somebody wants to invest in India, तो फॉर व्हाट पर्पस ही इज इन्वेस्टिंग? कि अगर बहुत बेनिफिट हो जाएगा तो वो ले जाएगा, है ना। तो जब प्रॉफिट होगा तो लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एफडीआई इज बेसिकली कि यू आर क्रिएटिंग जॉब हियर बट अल्टीमेटली यू विल टेक द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। समझ में आई बात? तो इस साल इंडिया में ग्रॉस एफडीआई बहुत आया है। कैसे एफडीआई? ग्रॉस, उधर से इधर तक। बट बहुत लोग पुरानी कंपनी वाले अपना प्रॉफिट लेके भी गए। समझ में आई बात? तो नेट एफडीआई क्या हो गया है? कम हो गया है। समझ में आई बात? बट दैट इज अ गुड साइन बिकॉज somebody has invested and they are getting profit and that's why they have taken it back। तभी तो लेके गए, अदरवाइज क्यों लेके जाते? तुम किसी कंपनी में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे? प्रॉफिट हो, प्रॉफिट होगा तो लोगे कि नहीं लोगे? छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे। समझ में आई बात? तो ये सब ट्रेंड इस साल देखने के लिए मिला है। द ग्रोस एफडीआई इनफ्लोज टू इंडिया हैव इंक्रीज इन द फर्स्ट 8 months of financial year 25. It has been accompanied by a rise in repatriation as international companies realize return from investment। rise in repatriation मतलब वापस पैसा लेके भी जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट की थी उनको क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक, बस यही सब है। ठीक है, बस और कुछ खास नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या होता है? फॉरेन करेंसी एसेट। दिस इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, जब पढ़ोगे तो और अच्छे से समझोगे। गोल्ड भी रखते हैं हम लोग। क्या रखते हैं? गोल्ड। आईएमएफ एक एसडीआर देता है, ये सब रखते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक कॉन्सेप्ट में। बस आगे उसका वो होगा। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना हो गया था? $700 बिलियन, है ना। कितना? 700 बिलियन। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी प्लस गोल्ड, ये सब मिला के कितना हो गया था? $700 बिलियन। जो थोड़ा सा घट के वापस कितना रह गया? 640, क्योंकि बहुत लोग लेके भी जा रहे हैं अपना पैसा। समझ में आ रही बात? बट 640 भी काफी है ना। रिजर्व्स जो है जितना बढ़ गया था, जैसे सितंबर 2024 तक रिजर्व कितना हो गया था? 711, है ना। 90% ऑफ इंडिया का एक्सटर्नल डेट को उससे पूरा किया जा सकता था। मतलब इंडिया ने जो भी लोन लिया है बाहर से, फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन सम लोन, है ना, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह। उसके अलावा इंडियन कंपनीज हैव आल्सो टेकन सम लोन, है ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ये है रिलायंस है, तो रिलायंस ने भी फॉरेन से हो सकता है लोन लिया होगा, पेटीएम ने भी लिया था। समझ में आ रही बात? तो वो लोन को हम लोग 90% पूरा खत्म कर सकते थे। किससे? जितना पैसा हमारे पास था उसी से। दैट इज ए गुड साइन, क्योंकि लोन चलते रहता है कंट्री पे। समझ में आ रही बात? बट 90% तुम एक झटके में खत्म कर सकते हो कि ले जाते हो अपने 90% पैसे। दैट इज अ हेल्दी साइन। समझ में आ रही बात? और ज्यादा होता तो और हेल्दी था, बट 90% इज ऑल्सो अ गुड साइन। और इतना ज्यादा पैसा था हमारे पास कि हम 11 months तक इंपोर्ट कर सकते थे। अगर हमारे पास और पैसा नहीं भी आ रहा है तो वी हैव टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल एंड सो मेनी थिंग्स। तो इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? समझ में आई बात? तो वी कैन इंपोर्ट टिल हाउ मेनी मंथ्स? 11 months। दैट मीन्स यू हैव इंपोर्ट कवर ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 11 months। समझ में आई बात? ठीक है, ये सब मेंस में लिखने का काम आता है। बाकी प्रीलिम्स में इसका कॉन्सेप्ट हम लोग इकोनॉमिक्स में और समझते जाएंगे। ठीक है, फिर अगेन इस पे ग्राफ है। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड इन द फर्स्ट 9 months। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, और ये नॉन पेट्रोलियम जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बारे में बातें हैं। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। एक्सचेंज रेट, डॉलर स्ट्रांग होता गया, रूपी वीक होता गया, है ना। तो रूपी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट किस पे डिपेंड करता है? मूवमेंट ऑफ द
डॉलर इंडेक्स, डॉलर किधर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डॉलर सिर्फ रुपीज के वीजा वीज थोड़े है, बाकी और करेंसीज के हिसाब से भी तो चलेगा। तो डॉलर इंडेक्स। ट्रेंड्स इन कैपिटल फ्लोज, इंडिया में पैसा डॉलर ज्यादा आ रहा है कि जा रहा है? इंडिया में अगर डॉलर आ रहा है बहुत तो डॉलर वीक होगा और रुपी स्ट्रांग होगा। अगर इंडिया से डॉलर जा रहा है बहुत तो डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपी वीक होगा। समझ में आ रही बात? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, यूएस ने अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे दिया कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट करो, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, तुमको 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो सब अपना पैसा यूएस में लगाएंगे। समझ में आई बात? तो पैसा सब यूएस में जा रहा होगा। मूवमेंट इन क्रूड प्राइस, क्रूड प्राइस बढ़ गया तो रुपया घट जाएगा, क्योंकि फिर हमें महंगा खरीदना पड़ रहा है। अरे तुम तो वीकर करेंसी, तुम्हें खरीदना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्रूड प्राइस अगर बढ़ गया तो जो क्रूड एक्सपोर्ट कर रही हैं वो खुश हो जाएंगे, उनका रुपी, उनका करेंसी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उनको तो बेचना है ना, बेच के पैसा मिलना है। समझ में आ रही बात? तो ये सब भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, दीज आर ऑल स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। द INR डेप्रिशिएटेड अ मॉडेस्ट 2.9%। इसके बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी इंडियन रुपी कितना डेप्रिशिएट हुआ? सिर्फ 3% के आसपास। कनाडा का डॉलर, साउथ कोरिया, कनाडा का डॉलर बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ, साउथ कोरिया भी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ, ब्राजील भी, ब्राजील का करेंसी भी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये है FDI, ये ब्लू वाला है ग्रॉस FDI इनफ्लोज, ये वॉयलेट वाला, और ये वाला है रीपैट्रिएशन, मतलब कितना लोग पैसा लेके गए। तो इतना पैसा लोगों ने इंडिया में इस साल इन्वेस्ट किया था 2020 में, और इतना पैसा लेके वापस गए, दूसरे वाले लोग लेके गए जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है। तो इन्वेस्ट करते किस लिए हैं? कि लेके जाने के लिए। तो वो वाला अमाउंट इस साल बढ़ गया। समझ में आई बात? रीपैट्रिएशन क्या है? 2024 में बढ़ गया। रीपैट्रिएशन कब बढ़ता है? जब ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब ये है सबसे ज्यादा FDI किस में आया है? सर्विस सेक्टर, फाइनेंसेस और इंश्योरेंस सेक्टर में। ये क्या है? फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास कितना था दिसंबर 2024 में? 640। सितंबर में कितना था? 704। फिर लोग अपना पैसा ले जाने लगे, थोड़ा कम हो गया, ठीक है। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 3 इज ओवर, है ना। नाउ वी आर ऑन चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 3 वाज ज्यादा समझना था, 4, 5, 6, 7 भी पढ़ेंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं समझना है। 4 इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स जनरल प्राइस राइज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, है ना। तो इन्फ्लेशन मेजर करते हैं हम लोग CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स कुछ नहीं, मेजरमेंट का तरीका। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस? सपोज ऑन अ डेली बेसिस, है ना, ऑन मंथली बेसिस वी कंज्यूम सर्टेन थिंग्स, तो कॉमन थिंग का लिस्ट बना लो, है ना, कि वी कंज्यूम फ्रूट्स, वी कंज्यूम वेजिटेबल्स, वी कंज्यूम मिल्क, दैट इज फूड एंड बेवरेजेस। वी कंज्यूम फ्यूल, फ्यूल कंज्यूम करते हैं ना, पीते नहीं है, गाड़ी तो कंज्यूम करते हैं। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, वो हो गया। वी कंज्यूम क्लोथ्स, शूज, वी कंज्यूम इंटरटेनमेंट। सबका एक क्या बन गया? बकेट बन गया, लिस्ट, है ना। अब इस महीने उस पूरे लिस्ट का प्राइस कितना है, अगले महीने उसका प्राइस कितना है, उसमें जो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको ही क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। अगर वो प्राइस बढ़ गया तो क्या बोलेंगे? देयर इज इन्फ्लेशन। समझ में आ रही बात? है ना, ठीक है। इसको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मिनिस्ट्री है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और इसके अंदर बॉडी है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? डेटा, उसका काम ही है डेटा गैदर करना। समझ में आई बात? अब बात करते हैं अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक। ये ग्रीन जो है वो CPI इन्फ्लेशन है। CPI इन्फ्लेशन इज मोर देन 6%। अब इसको ट्रैक करते रहो, है ना। यहां पे देखोगे CPI इन्फ्लेशन क्या है? ज्यादा ही है ना, 10% के आसपास दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही देखो कोर इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन में से अगर हम लोग फूड का हटा दें, फ्यूल का हटा दें, क्योंकि फूड एंड फ्यूल इज वेरी फ्लक्चुएटिंग। समझ में आई बात? फूड एंड फ्यूल को हटा दें तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? कोर इन्फ्लेशन, है ना। कोर इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? बट ये ग्रीन वाला बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है कि नहीं? बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ फूड एंड फ्यूल। फूड बहुत ऊपर नीचे होता है, टमाटर 20-200, है ना, ऐसे। समझ में आई बात? ठीक है। मिल्क 10-15,
ऐसे भी बढ़ता है, ठीक बात है। तो ऐसे इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं होलसेल। होलसेल वाला बहुत कम भी गया था बेचारा, इसका मतलब यहाँ बिजनेसमैन को बहुत फायदा हो रहा है। समझ में आई बात? दे आर गेटिंग द, मतलब कम पैसे पे उनको मिल रहा है और बहुत ज्यादा दाम पे बेच रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, खैर इसको समझ के इतना फायदा नहीं होगा, समझ के फायदा होगा इसको, देखो इसको समझ के फायदा होगा, वो भूल जाओ। ये सिर्फ 6 मंथ्स का, देखो वो 2 साल का था, कितने मंथ्स का? 6। ये क्या है? अप्रैल 24। ये क्या है? दिसंबर 24, है ना। हेडलाइन एंड फूड इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय फ्यू फूड आइटम्स। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं ना। इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन? राइज इन द प्राइस, है ना। मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझ में आई बात? और भी है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। उसमें आप फूड भी ले लो, फ्यूल भी ले लो, अदर्स भी ले लो। इसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन। सब कुछ लेके, जो भी आप खर्चा कर रहे हो सब लेके, लेकिन आप फूड छोड़ दो, फ्यूल छोड़ दो, सिर्फ अदर्स ले लो, है ना। कपड़े लत्ते ये सब ले लो, है ना, क्लोथ्स एंड ऑल, एंटरटेनमेंट जो भी है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? बोलो, कोर इन्फ्लेशन। समझ में आई बात? अब देखो ध्यान से, अरे ये सब पढ़ाएंगे डिटेल में, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ग्रीन इज हेडलाइन एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल एंड पल्सेस। सिर्फ हेडलाइन में क्या घटा दो? वेजिटेबल एंड पल्सेस। तो ये ग्रीन आ जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन। इफ यू रिमूव प्राइस ऑफ पल्सेस वेरिएशन एंड प्राइस ऑफ वेजिटेबल वेरिएशन, तो तुम्हारा इन्फ्लेशन कितना है? 3%। कितना है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है कि नहीं है? इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हेडलाइन एक्सक्लूडिंग टॉप। अब हेडलाइन में क्या हटा दो? टॉप। टॉप मतलब टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर ओनियन, पी फॉर पोटैटो। कुछ तो बोलो यार। टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर ओनियन, पी फॉर, एबीसीडी नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, तो ये ब्लू वाला लाइन, ब्लू वाला लाइन हेडलाइन में से क्या घटा दो? टॉप। तो ये 4% है, मतलब ब्लू वाले लाइन में पल्सेस का प्राइस है, वेजिटेबल भी है, वेजिटेबल में सिर्फ क्या नहीं है? टॉप नहीं है। तो ये ऐसा लाइन आपको मिलेगा, है ना, ऐसा वाला। ठीक है, अब आता है रेड वाला। रेड वाले में सब है, तो रेड वाला बहुत फ्लक्चुएशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ में आई बात? तो ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन। लास्ट ईयर यही आया था जुलाई अगस्त में, है ना। और पहली बात हो रही थी कि क्या हम सीपीआई के कैलकुलेट करते समय फूड को हटा के करें क्या, या वेजिटेबल्स को हटा के करें क्या? समझ में आई बात? आई कवर्ड दैट इन द करंट अफेयर्स, और ये बोला भी था कि ये मेंस में आएगा, यूपीएससी के मेंस में आया यूपीएससी के। समझ में आई बात? क्योंकि पहली बार ऐसी बातें हो रही थी, है ना। तो जब पहली बार ऐसी बातें होती हैं तो आता है। ठीक बात है, समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब जो लोग चिल्ला रहे हैं कि बहुत महंगाई है, वो महंगाई बहुत नहीं है, वो महंगाई पल्सेस की वजह से है, वो महंगाई वेजिटेबल की वजह से है, और वेजिटेबल में भी इन पर्टिकुलर टॉप की वजह से है। किसकी वजह से? टॉप की वजह से। समझ में आई बात? ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये बताएगा कि आगे पल्सेस को कैसे क्या करना है। यहां देखो, ये कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है। क्या है? फूड। सिर्फ फूड की बातें करेगा। किसकी बातें करेगा? फूड की बातें करेगा। तो वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। हीट वेव्स 2024 में हीट वेव कितने हैं? 76 डेज। कोविड जब आया था तो कितना था? 12 डेज। जब सारी इंडस्ट्रीज बंद थी तो हीट वेव नहीं आ रहा था। समझ में आई बात? नेचर अपने आप को हील कर रहा था, वापस से अनहील हो चुका है। समझ में आई बात? यहां देखो इंडियाज डेटाबेस ऑफ वेदर डिजास्टर। वेदर डिजास्टर 2024 में क्या है? ज्यादा है। तो वेदर डिजास्टर होगा तो पल्सेस की क्रॉप खराब होगी कि नहीं होगी? टॉप खराब होगा कि नहीं खराब होगा? तो इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज दुनिया में हर अनपढ़ भी लिख के आएगा एग्जाम में, ग्राफ बना के जो आएगा उसको क्या मिलेगा? मार्क्स मिलेगा। समझ में आती है बात? है ना, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स ओनली फॉर दीज रीजंस।
है ना। ऐसा नहीं कि बस बना दिया हो गया, ऐसा नहीं कि यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, रिमेंबर टू ना 12 और 76 काम खत्म। वाई यू हैव टू रिमेंबर कि हर ईयर का तुमको याद ही होना चाहिए। समझ में आई बात। कंपेयर टू 2020 व्हेन देयर वाज जस्ट 12 heat waves, in 2024 we had 76 days as heat waves, so obviously the productivity declined and we had inflation particularly in the pulses and top। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे सब बता देता है कि देखो क्या चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे इज 50% ऑफ योर सिलेबस, स्टैटिक के साथ कंबाइन करते हुए, है ना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, सीरियल्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, विच काइंड ऑफ मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव। उसी टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, सीरियल्स, स्टॉक लिमिट ऑन व्हीट, कि कोई भी दुकानदार या होलसेलर व्हीट में एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकता। दैट मीन्स यू आर होर्डिंग, कि जब और प्राइस बढ़ जाएगा तब बेचोगे और महंगे पे। समझ में आ रही बात। ओपन मार्केट सेल स्कीम व्हीट एंड राइस, गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग ओपन मार्केट में व्हीट एंड राइस। भारत ब्रांड राइस एंड व्हीट, कौन सा ब्रांड, भारत ब्रांड, सस्ते दाम पे जो गरीब लोग खरीद पाए। पल्सेस सेल अंडर भारत ब्रांड, चना मूंग और मसूर दाल का भी सेल हो गया भारत ब्रांड में। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, कैसा इंपोर्ट, नाउ वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग आल्सो, कि हमें खरीदना है और उस इंपोर्ट पे हम क्या नहीं लगा रहे हैं, टैक्स नहीं लगा रहे हैं। इंपोजिशन ऑफ स्टॉक्स लिमिट, कि कोई भी दुकानदार जो है स्टॉक्स का एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता है। वेजिटेबल सब्सिडाइज सेल ऑफ ओनियन एंड टोमेटो, साथ में बफर स्टॉक ऑफ ओनियन गवर्नमेंट ने बनवाया कि और खत्म होगा और निकालेंगे बफर स्टॉक से। समझ में आ रही बात। तो ये कौन सा मेजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना। मेजर्स को भी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चैप्टर 5 4 हो गया, ठीक है, डन, ठीक। 5 में आते हैं, डीरेगुलेशन ही तो थीम था, है ना, क्या था, थीम तो था सबका विकास, बट मेन प्रीफेस में क्या था, डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब क्या, अनलिशिंग द डोमेस्टिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। डोमेस्टिक ड्राइवर, इसका मतलब गाड़ी ड्राइव करने वाला नहीं, कि डोमेस्टिकली क्या ऐसा किया जाए कि ग्रोथ ड्राइव हो जाए। समझ में आई बात। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाए, है ना। Enhancing the economic freedom of individual and business is both the means and the ends। एथिक्स वाली बात है। अगर तुम्हारा इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ जाता है तो यही मीन्स भी है, यही एंड भी है। मीन्स मतलब वे, एंड मतलब ऑब्जेक्टिव। सरकार का काम क्या है, तुम्हारे पास इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा रहे। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब तुमको दाल खाना है कि तुमको राजमा खाना है कि तुमको नॉनवेज खाना है। समझ में आई बात, वो तुम्हारे पास रहे, है ना, या दोनों खाना है वो तुम्हारे पास रहे। वही काम है, वही मीन्स है तुमको लाइफ में अच्छा करने का। और लाइफ में अच्छा तुमको क्यों करना है, क्योंकि तुम ये चॉइसेस ले पाओ। समझ में आई बात। दिस इज द मीन्स एंड दिस इज द एंड। पॉलिटिशियन करप्शन क्यों करते हैं, पावर में आने के लिए। पावर में क्यों आना चाहते हैं, करप्शन करने के लिए। समझ में आ रही बात, है ना, ठीक है। तो उनका गोल सर्कल है, कंप्लीट सर्कल। बट गवर्नमेंट क्या चाहता है, गवर्नमेंट चाहता है कि इकोनॉमिक फ्रीडम सबके पास हो, एवरी इंडिविजुअल के पास हो। दिस इज द मीन्स, मतलब तरीका वही है आपको अच्छा बनाने का। और अच्छा कब बन जाओगे, जब इकोनॉमिक फ्रीडम होगा। समझ में आई बात। डीरेगुलेशन रेजेस इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी। अगर रेगुलेशन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। आज आप दुकान खोलना चाहोगे, है ना, शॉप खोलने के लिए आपको 50 जगह परमिट लेना है, तो उससे आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा कि एक जगह लेना है उससे अच्छा होगा, एक जगह लेना है उससे अच्छा होगा, क्योंकि 50 जगह दौड़ते दौड़ते आधे पैसे तो गए शॉप के। समझ में आ रही बात, ठीक है। दिस कॉल्स फॉर फोकस ऑन डोमेस्टिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज अफेक्टिंग ग्लोबल ट्रेड, वो पहले भी बात करा था ना, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ा टुकड़ा। क्या करना होगा, गवर्नमेंट ये बता रही है कि फेज 1 में गवर्नमेंट ये कर चुकी है। कॉम्प्लायंस बर्डन कम कर चुकी है, बहुत सारा लॉज वॉज कम किया है, बहुत सारा सिस्टम्स को क्या किया है, स्ट्रीमलाइन किया गया है, डिजिटाइजेशन वगैरह किया गया है, इंसेंटिव्स दिया गया है, ये गवर्नमेंट कर चुकी है। गवर्नमेंट को अभी और लिबरलाइज होना है, और ज्यादा लीगल सेफगार्ड्स डालना है, टैरिफ्स और फीस और कम करने हैं आगे, है ना। बहुत सारा लाइसेंस फीस बहुत होता है कि नहीं होता है ना। मेडिकल स्टोर खोलना है, लाइसेंस फीस 50,000 या जो भी हो, तो उसको कम करो ना। 50,000 लेके कौन सा लाइसेंस फी हो रहा है, क्यों हो रहा है, 50,000 किस बात के लिए जा रहा है। समझ में आई बात,
ठीक है, यूज रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। 50,000 है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूं बस, ठीक है। रिस्क बेस्ड रेगुलेशन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो मीडियम टर्म में हम लोग को 8% का ग्रोथ चाहिए। कितने का? 8% का। अगर 8% का ग्रोथ आएगा तो ही हम जाके क्या बनेंगे, 2047 तक एक विकसित भारत बनेंगे, है ना। एटलीस्ट वी नीड अ ग्रोथ ऑफ 8% ईयरली ऑन रियल टाइम बेसिस। अब बात होता है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में ऑब्वियसली वी आर डूइंग गुड, बट ये सब कहां से मंगाना पड़ता है? चाइना से मंगाना पड़ता है। कहां से मंगाना पड़ता है? विंड कहां से मंगाना पड़ता है? चाइना। सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस इन द करंट अफेयर्स, बार बार आते रहता है कि नहीं आता रहता है, ठीक है। तो जस्ट अ रिपीटिशन, रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह, ये क्रिटिकल मिनरल सब कहां से आता है? चाइना से। तो अगेन दे दिया है कि आपको पता रहे, बार बार इस पे वो है। अच्छा, जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर ले रहे थे इकोनॉमिक सर्वे, तो हमने बात किया ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन इज हाईएस्ट शेयर किसका है? कंजम्पशन का है। कैपिटल फॉर्मेशन का शेयर कितना है? 31%, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि अभी जो 31% है उसको बढ़ा के कितना करना पड़ेगा? 35। अगर हमको क्या बनना है? विकसित भारत। कब तक? 2047। मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? नई बिजनेसेस क्रिएट होंगी। नई बिजनेसेस से क्या होगा? नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नए एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? नया ट्रेड बनेगा, ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज्यादा ग्रोथ रेट लेके आ पाएंगे, तभी क्या बनेंगे? विकसित भारत। समझ में आ रही बात? ठीक है। सपोज दो काम किया तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, तुम गए उड़ा दिया, शिप पे घूमे, खत्म हो गया, ठीक, खत्म हो गया, फिर नहीं आएगा। तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, तुमने एक चाय की दुकान डाल दी, 2 लोग वहां काम करने के लिए रख दिए, उन 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। समझ में आई बात? तुम चाय खरीद के लाए, जहां से ले आ रहे हो बार बार, उसको बिजनेस बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगेन वी नीड व्हाट? इन्वेस्टमेंट। समझ में आई बात? जन विश्वास एक्ट ये पहले पास हुआ था, जिसमें 183 प्रोविजंस को क्या किया गया था? डीक्रिमिनलाइज। क्या किया गया था? जो छोटे छोटे क्राइम्स है उसको डीक्रिमिनलाइज, कि हर छोटा क्राइम में कोई आके जेल भर जा रहा है। समझ में आई बात? इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या था? जन विश्वास एक्ट। अभी नाउ इट्स टाइम टू इंप्लीमेंट जन विश्वास एक्ट 2.0। इसमें 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। अभी भी मोर देन 100 प्रोविजन को क्या किया जाएगा? डीक्रिमिनलाइज। अगर कोई बिजनेस चला रहा है और हर छोटे मोटे लैप्सेस के लिए वो जेल जाएगा, तो बिजनेस कैसे चलाएगा? बिजनेस नहीं चला पाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा। देयर वोंट बी एनी इकोनॉमिक ग्रोथ। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो व्हाट वी नीड जन विश्वास 2.0। ये बोल रहा है, और बजट में मैंने पढ़ाया कि नाउ देयर विल बी जन विश्वास 2.0 वेयर मोर देन 100 सच पेटी थिंग्स विल बी डीक्रिमिनलाइज्ड। चैप्टर 5 अगेन, है ना। अच्छा, डीरेगुलेशन के लिए अलग अलग स्टेट्स ने कुछ कुछ काम किया है ना। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका ने, हरियाणा हैव रिलैक्स द प्रोहिबिशंस ऑन एम्प्लॉइंग वुमेन इन नाइट शिफ्ट। ऑब्वियसली यू वांट योर वुमेन टू बी प्रोटेक्टेड, है ना। यू वांट टू प्रोटेक्ट योर वुमेन, दैट इज करेक्ट, बट यू ऑल्सो वांट देयर एम्प्लॉयबिलिटी। समझ में आ रही बात? तो ये जो कर्नाटका, हरियाणा और आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, नाइट शिफ्ट जो वुमेन के लिए है उसको क्या कर दिया है? रिलैक्स्ड। इट्स नॉट कि कंप्लीटली वो लोग कर ही सकते हैं कहीं भी, रिलैक्स कर दिया गया। कि बहुत बड़ी कंपनी है अगर, है ना, पूरा आने जाने का सब कुछ फैसिलिटेट करती है, सब कुछ बहुत प्रॉपर नॉर्म्स के साथ, तो देख वुमेन कैन वर्क देयर इन द नाइट शिफ्ट। समझ में आ रही बात? खासकर आईटी सेक्टर में, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में, ठीक है। तो उससे वुमेन को एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सेक्टर ग्रो होगा कि नहीं होगा? इसी को क्या बोलोगे? डीरेगुलेशन। बट तुम बोल दो नहीं, वुमेन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर द नाइट शिफ्ट, तो वो क्या हो गया? ज्यादा बड़ा रेगुलेशन हो गया। समझ में आई बात? उत्तर प्रदेश हैज रिलैक्स्ड बिल्डिंग रेगुलेशन फॉर होटल्स। होटल्स के लिए बहुत सारा रेगुलेशन था, उसको क्या कर दिया? रिलैक्स। दैट इज डीरेगुलेशन। अब होटल बनाना उत्तर प्रदेश में क्या है? इजी। होटल बनाना इजी, तो टूरिज्म फैसिलिटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रही बात? अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन वर्कर, अच्छा इंडिया में एक और रेगुलेशन है, देखो, इंडियन वर्कर कैन नॉट फॉर्मली वर्क ओवर टाइम बिकॉज द लॉ रिक्वायर्स एम्प्लॉयर टू पे एटलीस्ट ट्वाइस द रेगुलर वेज, है ना। 8 घंटे का शिफ्ट है, 9th आवर्स लगते ही 1 घंटे ओवर टाइम का जो पैसा होगा वो रेगुलर से क्या होगा? डबल होगा।
समझ में आई बात? इंडियन लॉ ऐसा ही बोलता है, तो कोई ओवर टाइम कराता ही नहीं है। समझ में आई बात? ओवर टाइम फिर कैसे होते हैं? इनफॉर्मली होते हैं। कैसे होते हैं? कैश ले जा, अलग से दे देंगे। समझ में आ रही बात है ना? तो इनका भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। गवर्नमेंट ने ये क्यों लगाया है डबल दो उनको? उनके फायदे के लिए, बट फायदा नहीं होता। समझ में आ रही बात? ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट्स कैन रेगुलेट कंकरेंटली विद द यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट भी यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या कर सकती है? रेगुलेट कर सकती है। बहुत सारा उसमें कहानी है। देखो स्टेट्स के पास क्या क्या होता है? स्टेट्स के पास होता है लैंड। लैंड से रिलेटेड रेगुलेशन क्या है? लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म, टाउन, कंट्री प्लानिंग, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मतलब किसके पास मैक्सिमम कितना लैंड हो सकता है। लेबर रूल्स अंडर यूनियन कोड्स, फैक्ट्रीज, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, शॉप्स लॉज, ट्रांसपोर्ट, मोटर व्हीकल लॉज, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर लॉज, कैरीज ऑफ गुड्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी, है ना? ये सब क्या है? रेगुलेशंस है। ये रेगुलेशंस को क्या किया जा सकता है? इजी किया जा सकता है। क्या इन सबको रटना है? बिल्कुल नहीं। एक दो मेंस के लिए बस। समझ में आई बात? बस दिखाने के लिए पूरा टेबल उठा के डाल दिया। और वैसा ही ये भी है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अप्रोच टू रिफॉर्म, रिफॉर्म का अप्रोच क्या होना चाहिए? कॉम्प्लायंस बर्डन को कम कर दो, सारा सिस्टम को क्या कर दो? प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन। कुछ अप्लाई कर रहे हो तो इजीली अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं कि ओटीपी ही नहीं आ रहा है। समझ में आई बात? अभी यूपीएससी का फॉर्म देखो क्या किया इन लोगों ने, माथा खराब कर दिया है। प्रीलिम्स के पहले भी प्रीलिम्स ले रहे हैं ये लोग। समझ में आ रही बात? फॉर्म में डिजिटाइज सिस्टम, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंसेंटिव्स, लिबरलाइज स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल। तो ऐसे करके रिफॉर्म हो सकता है। ठीक है। रिड्यूस टैरिफ एंड फ्यूज, ये सब क्या है? रिफॉर्म्स है। बोलो क्या है? तरीका है। ये सब मेंस का पॉइंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बोलो। क्या सब रटना है? सब रटने की जरूरत नहीं है। परमिट्स, स्टैंडर्ड्स, फीस एंड टैक्सेस, कंप्लायंस, इंस्पेक्शन, पेनाल्टीज, ये सब घटाओ। यही सब क्या हो जाएगा? रिफॉर्म। समझ में आया? ठीक है। यही सब है, हम लोग सीख सकते हैं कहीं कहीं से। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया क्या बोलता है, सॉरी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया डेली आवरली लिमिट नहीं लगाता, 6 मंथ्स का लिमिट लगाता है ना? कि डेली तुम 2 घंटे ज्यादा भी कर लो, बट तुम 2 महीने की छुट्टी एक साथ ले जाओ यार, है ना? हमारी यहां क्या है? डेली का लिमिट है, डेली 8 घंटा, है ना? जबकि होना क्या चाहिए? वीकली करो, मंथली करो। वीकली करना होगा तो कोई क्या करेगा? डेली 10 घंटे करके 2 दिन छुट्टी मारेगा, 2 दिन में कुछ काम करके आएगा। समझ में आई बात? तो यार हम लोग यहां से सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टेट शुड आइडेंटिफाई द मिनिमम नेसेसरी मैक्सिमम फिजिबल ऑप्शन फॉर रेगुलेशन। समझ में आ रही बात? ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कीपिंग इट गोइंग, तो इसमें इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? रोड आता है। रोड मैंने कवर नहीं किया क्योंकि सब पुराने स्कीम्स है। भारतमाला वगैरह जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे, कुछ नया नहीं है। रोड के अलावा क्या आएगा? रेलवे आएगा। रेलवे में बता देता हूं, वंदे भारत बहुत ज्यादा बन रहा है, खूब इसमें डिटेल में बढ़ाई की गई है, और ज्यादा कुछ नहीं है। 1-2 की टर्म है जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी होंगे। ठीक है। रोड हो गया, रेलवे हो गया, उड़े देश का आम नागरिक, उसमें बहुत सारी फ्लाइट्स वगैरह बढ़ी हैं तो उसकी बढ़ाई की गई है। समझ में आ रही बात? ठीक है। और क्या हो जाता है? उसके अलावा वाटर तुम्हारा वाटरवेज हो जाता है। ठीक है। ये जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकी बात की जाती है। फिर तुम्हारा एनर्जी आ जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी, वाईफाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाता है। तो ये चैप्टर ये बोलता है कि सब बढ़िया चल रहा है, इसीलिए क्या बोल रहा है? कीपिंग इट गोइंग, जैसे चल रहा है चलने दो। तो ऐसा नहीं कि ऐसे उड़ा देंगे, है ना? रेलवे में रोड का मैंने कवर नहीं किया क्योंकि सब पुरानी स्कीम्स है। रेलवे वाली स्कीम्स क्या है? अमृत भारत स्टेशन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, स्टेशन पे क्या रहे? जन औषधि केंद्र, सस्ते में दवाई मिल जाए। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट मतलब जो स्टेशन पे उस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, जो उस डिस्ट्रिक्ट में लोकली बनता है, उसको रखो दुकान। समझ में आई बात? बेचने के लिए। डिजिटल साइनेज एंड इंफॉर्मेशन, डिजिटल बोर्ड लगाओ। समझ में आई बात? लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाईफाई को अवेलेबल कराओ। समझ में आ रही बात? है ना? मैकेनिकल सिग्नलिंग को एलिमिनेट करो, डिजिटल सिग्नलिंग करो कि वहां पे आदमी खड़ा होकर बोल रहा है हाँ अब जाओ ऐसे लेके। समझ में आ रही बात? वो सब नहीं होना चाहिए। कवच करके एक आता है सिस्टम, कवच से क्या होता है? ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ट्रेन में क्या नहीं हो, कोलिजन रोकने के लिए क्या आता है? कवच। ये सब ग्राफ है। वंदे भारत 2018 से 22 तक कितनी चली है? 2,
अभी कितनी चल रही है? समझ में आ रही बात है ना? ये अक्टूबर तक बोल दिया कि यहां तक चलेगा, तो अक्टूबर तक का ही बात हो रहा है। फिर ये बात हो रहा है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अभी कितना कोचेस का प्रोडक्शन हो चुका है वंदे भारत का? 900। ठीक है, तो मेन चीज क्या है? वंदे भारत। ये है उड़ान। उड़ान में पहले 84 एयरपोर्ट्स थे मार्च में, और दिसंबर में ही कितने हो गए? 88, 4 बन गए। उड़ान में मार्च में कितने रूट्स आ रहे थे? 545। अभी कितने आ गए दिसंबर में? सिर्फ 6 महीने का कंपैरिजन है, सिर्फ 8-9 मंथ्स का ही कंपैरिजन है। समझ में आ रही बात? तो ये बता रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा। ठीक है, ये सब मेंस के लिए जरूरी चीज है। 4 धाम, ये हाईवे प्रोजेक्ट, भारतमाला, ये सब रोड वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए कुछ खास नहीं है। ये उड़ान है, पोर्ट को मॉडर्नाइज करना है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाधवा मेगा पोर्ट मुंबई के पास बनाया जा रहा है। इट विल फीचर 9 कंटेनर टर्मिनल एंड वेरियस बर्थ, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग इंडियाज मैरीटाइम कैपेसिटी नियर मुंबई। समझ में आई बात है ना? तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि कहाँ बन रहा है वाधवा मेगा पोर्ट। ठीक है, दिया उसने भी नहीं है, बट वो तो पूछ सकता है यूपीएससी एपीएससी। तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ऑफिशियली ओपनड इन सितंबर। दिस टर्मिनल कैन हैंडल 6 लाख TEUs एनुअली एंड इक्विप्ड टू एकोमोडेट वेसल्स अप टू 10,000 TEUs, कंटेनर्स वगैरह, है ना। ठीक है, छावार पोर्ट जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? वहीं ईरान के पास जो है इंडिया ने बनवाया है, उसका नाम क्या है? छावार पोर्ट। ठीक है, यह IR में पढ़ते हैं, पुराना है, नया नहीं है। सितवे पोर्ट भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? IR में पढ़ते हैं, नया नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। फाइनेंशियल ईयर 25-21 कंपेयर करो। फॉसिल फ्यूल कितना था? 61.4। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल क्रूड ऑयल वगैरह, है ना, और उसके अलावा कोयला वगैरह, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल। 61.4। रिन्यूएबल कितना था? 38.6। नॉन फॉसिल। अब ये घट के कितना हो गया? 52। ये नॉन फॉसिल बढ़ के कितना हो गया? 57। जस्ट 4 इयर्स की बात है। कितने इयर्स की? 4। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर 100 के आसपास पहुंच रहा है, विंड है, हाइड्रो है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये सब मेंस में डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो, पूछा जाता है ना। अभी डेटा समझ लो, टॉपिक बाय टॉपिक तो हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आज इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन एक दिन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। अभी तो हम इकोनॉमिक सर्वे समझ रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक्स ही है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। 5G को रोल आउट किया। 5G रोल आउट करने के लिए प्रोजेक्ट क्या है? भारत नेट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बोलो। वाटर सिक्योरिटी, वो सब। ODF स्टेटस फ्री करा। ODF समझते हो ना? स्वच्छ भारत अभियान में क्या आया था? ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस और एरियाज, ये सब चीज चल रहा है। स्मार्ट सिटी आया था, याद आ रहा है? 2015 में देयर वाज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड स्मार्ट सिटी। 10 साल हो गए कि नहीं हो गए? कितने साल हो गए? 10 साल में क्या क्या हुआ है स्मार्ट सिटी में? CCTV कैमराज, कितना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड, इतना वाटर सप्लाई, RFID इनेबल्ड व्हीकल्स, सोलर्स, LED लाइट्स, स्मार्ट रोड्स, पता नहीं कहाँ बना, अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स, वाईफाई हॉट स्पॉट, ये सब क्या है? स्मार्ट सिटी के अचीवमेंट्स, है ना। ठीक है, तुम्हें नहीं दिखे बट हैं। अच्छा, दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि कोई काम थोड़ा थोड़ा होता है, इंक्रीमेंटल। अचानक से कल ही दुनिया ही बदल जाए तो दिख जाएगा, बट काम कैसे होता है? धीरे धीरे। हम उसी के साथ जी रहे होते हैं तो हमें वो चेंज फील नहीं होता है। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस, बट क्वालिटेटिव चेंजेस पहले कैसे होता है? क्वांटिटेटिव चेंज होता है। धीरे धीरे वो क्या बनता है? क्वालिटेटिव चेंज बनता है। अब तो कॉमन सेंस है ना। यूपीआई एक दिन फेल हो जाए तो परेशान हो जाओगे, बट इमेजिन 10 ईयर अगो यूपीआई था, नहीं था। समझ में आई बात? तो हुआ है ना क्वालिटेटिव चेंज। कैसे हो रहा है? हो ही रहा है। ठीक है, ट्रैफिक सिस्टम वगैरह। पावर सेक्टर, है ना, पावर सेक्टर का है, ये सब फिर मेंस के टाइम पे काम आएगा। डेटाज अभी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। नॉन फॉसिल फ्यूल देखो, यहाँ 3 कोयला जा रहा है, यहाँ कितना कोयला जा रहा है? 2। समझ में आ रही बात? कोल वोल कम हुआ है। डिजिटल कनेक्टिविटी देखो, टावर वावर लगे हैं, बढ़ गया ना। दिसंबर से दिसंबर 1 साल में इतना टावर बढ़ गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल बढ़ गए, और ये सब किस प्रोग्राम के तहत हो रहा है? भारत नेट। समझ में आ रही बात? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ODI। अच्छा, जल जीवन मिशन नाम सुना है ना? जल जीवन मिशन में 100% कवरेज
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, है ना, यहाँ पे अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखो यहाँ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विलेज कवरिंग ओडीएफ प्लस स्टेटस, पहले कम था, मार्च से नवंबर भर में बढ़ा दिया इन लोगों ने, इतने विलेज इतने स्टेट्स को क्या कर दिया, ओडीएफ प्लस कर दिया, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। समझ में आई बात? वहां पे वेस्ट टू एनर्जी वगैरह भी बन रहा होगा। स्वच्छ भारत मिशन ये सब पुराना हो गया, फिर भी ये आ सकता है एग्जाम्स में, मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। वेरियस इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये सब इनिशिएटिव हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। अभी पुराने इनिशिएटिव है इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा डिस्कस तब करते जब ये इनिशिएटिव क्या होता, नया होता। लास्ट चैप्टर ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ कितना लेके बैठे हैं, बोलो 2.8%, है ना, जबकि इसमें ग्रोथ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए? ग्रोथ। फार्मास्यूटिकल में हम लोग का स्टेटस क्या है? नेट इंपोर्टर है, हम लोग नेट एक्सपोर्टर नहीं है। फार्मास्यूटिकल में हम अच्छा कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल में इन अक्टूबर 2023 इंडियाज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड कार टी सेल थेरेपी। कैसा थेरेपी? कार टी सेल। ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है? मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मेडिकल एडवांसमेंट। तो इसको हम यूज कर पाएंगे, है ना, मेडिकल टूरिज्म के लोग इंडिया आ पाएगा, ये सब चीजें हैं। अच्छा देखो ये R&D के बारे में, इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 0.64% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज करता है। हाउ मच? ओनली 0.64 कंपेयर टू 3-4% ऑफ चाइना, यूएसए, इजराइल। समझ में आई बात? दे ऑल यूज इन द रेंज ऑफ 2.5 to 4.5%, इंडिया 0.64। तो इंडिया में जो रिसर्च के लिए पैसा यूज करता है मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, प्राइवेट नहीं करते, है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करती। यूएस में कौन करता है? प्राइवेट बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि रिसर्च पे बहुत ज्यादा उनकी गवर्नमेंट फोकस करती है, रिसर्च करने वाली कंपनीज को बहुत ज्यादा इंसेंटिव देती है। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो हम लोग क्या क्या देते हैं, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, यूएस और जापान, रिसर्च करने वाली कंपनी को। किसको? R&D को। हम लोग ग्रांट्स देते हैं, लोन देते हैं, पेटेंट रिलेटेड इंसेंटिव देते हैं, किसी ने पेटेंट कराया तो वो देते हैं। क्या नहीं देते? टैक्स में बेनिफिट नहीं देते। टैक्स में बेनिफिट कौन देता है? साउथ कोरिया। कौन देता है? यूएस। कौन देता है? वही नहीं देते हम। समझ में आ रही बात? इसके नीचे क्या देते हैं? टैक्स में एग्जम्पशन देते हैं, क्रेडिट नहीं देते। बन जाने के बाद, है ना, अरे बन जाने के बाद तो कोई भी दे सकता है, फिर बन जाने के बाद तो फिर बेच के पैसे कमा लूंगा। ठीक है। चाइना में देखो, चाइना में क्या मिलता है? टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स हॉलिडे। इनके पास बस एक चीज देते हैं ये लोग, टैक्स क्रेडिट देते हैं, जो कि जरूरी चीज है। समझ में आई बात? टैक्स क्रेडिट मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, है ना, ये टैक्स रिलेटेड टर्म है। जैसे आपके क्लास में इकोनॉमिक्स हो गया है? नहीं हुआ है ना? ठीक है, जब टैक्सेशन पढ़ोगे तब पूछ लेना, एक बार जब हम टैक्सेशन पढ़ा लेंगे तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि टैक्स रिलेटेड सारे टर्म है यहाँ पे। स्ट्रेटेजिक स्टेट इनिशिएटिव तमिलनाडु, तमिलनाडु ने फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा काम किया है ना। तमिलनाडु स्ट्रेटेजिक एफर्ट टू बूस्ट द नॉन लेदर फुटवेयर सेक्टर थ्रू टारगेटेड इंडस्ट्रियल ई स्टेट डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो नॉन लेदर फुटवेयर मतलब ऐसे वाले कपड़े वाले, वैसे वाले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह को अट्रैक्ट किया है। ठीक, तो कंट्रीज में ऑप्टिमिज्म क्या है? बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स क्या है? पॉजिटिव है, मोर देन 100 है। इंडिया में दिख रहा है ना, थोड़ा कम हुआ था, बीजेपी की फुल मेजॉरिटी नहीं आई तो, बट फिर भी ठीक है। राइजिंग सीमेंट प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। स्टडी इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील, स्टील वगैरह बढ़ रहा है। टेक्सटाइल भी बढ़ रहा है। ये सब अलग अलग चीजें दिखा रही हैं। एक इंक्रीज मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब क्या है? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिजनेस रिफॉर्म, मेनली इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट, है ना। वैसे ही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर ग्रोइंग फास्ट इन इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बनाया, उसका कॉपीराइट लोगे, पेटेंट लोगे, है ना, ट्रेडमार्क लोगे, वो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
पेटेंट 2016-17 में इतना फिल करते थे, है ना, ब्लू वाला इतना ग्रांट होता था, उसका आधा भी नहीं ग्रांट होता था। अभी जितना फाइल हो रहा है उससे ज्यादा ग्रांट हो जा रहा है, पुराना वाला भी तो हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो हम लोग इसमें काफी अच्छा काम किए हैं, फिर ट्रेडमार्क में, फिर डिजाइन में, फिर कॉपीराइट्स में, है ना। अगर मेरा ये वीडियो को उठा के अपने यूट्यूब पे लगा देगा तो कॉपीराइट आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों का कॉपीराइट है, मैं अभी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो कॉपीराइट समझ गया ना, दिस इज माई सॉरी द स्मार्ट आईएएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें इंडिया अच्छा कर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाइज, ठीक है। और बाकी चीजें जो इसको करनी चाहिए वो क्या करना चाहिए, टैक्स क्रेडिट वगैरह और ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। टैक्स क्रेडिट देगा तो और ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। और इसके लिए लास्ट ईयर अनुसंधान रिसर्च बॉडी बनी है, समझ में आ रही बात, जो कि क्या करेगी, रिसर्च को और ज्यादा बूस्ट करेगी। याद आ रहा है? अनुसंधान लिमिटेड याद आया? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2। तो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर टिल 7, है ना, 6 more chapters are left. We will again sit day after tomorrow sometime, ठीक है, and we will complete our इकोनॉमिक सर्वे। इसमें पूरा इकोनॉमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर रहते हैं, तो थोड़ा नॉलेज वाइज बहुत बल्कि होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन।